हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल एमपी आरंभ। ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम कंप्लीट कर रहे थे, उसको ही आगे कंटिन्यू करते हुए हम इनको स्टार्ट करेंगे। तो यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ये सारे क्वेश्चन आपके वनडे एग्जाम, एसआई, रेलवे, कांस्टेबल, पटवारी और जितने भी एग्जाम होने वाले हैं व्यापम में, उनके लिए जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे जनरल साइंस से। जब एक प्लास्टिक स्ट्रॉ को पॉलीथीन के साथ रगड़ा जाता है तो जो प्लास्टिक स्ट्रॉ होते हैं उसमें चार्ज उत्पन्न हो जाते हैं। उस चार्ज को कौन सा चार्ज होता है वो? तो जो हमारी प्लास्टिक की स्ट्रॉ होती है उसको जब हम रबड़ के साथ रगड़ते हैं तो उस पर धनात्मक नहीं ऋणात्मक चार्ज आ जाता है, और रबड़ पर क्या आ जाता है? धनात्मक। स्ट्रॉ पर कैसी आ जाती है? ऋणात्मक आ जाती है, क्योंकि भैया हमने स्ट्रॉ रबड़ की है क्या? नहीं है, प्लास्टिक की है, हमने किसी और से उधार ली है ना, तो ये क्या हो जाता है? ऋणात्मक चार्ज से इसके ऊपर आ जाता है। गलत कथन को चुनना है। सांस लेने के दौरान पसलियां बाहर की ओर जाती हैं। क्यों जाएंगी भैया? तो सांस लेते टाइम जब हमारी सांस अंदर जाती है, मतलब हवा अंदर जा रही है ना, तो हमारी जो पसलियां हैं वो थोड़ी बाहर को आ जाती हैं क्योंकि फूल जाती हैं, है ना, तो ये सही है। दूसरा, सांस लेने के दौरान जो हमारा डायफ्राम है वो नीचे की ओर चला जाता है। तो हाँ, डायफ्राम क्या होता है? जो हमारे लंग्स होते हैं उसके नीचे ये स्थित होता है। डायफ्राम ऐसे थोड़ा सा कर्व के शेप में स्थित होता है ये, है ना, तो ये भी क्या होता है? थोड़ा सा नीचे खिसक जाता है, तो ये भी सही है। सांस छोड़ते समय पसलियां अंदर की ओर जाती हैं, तो इनने क्या लिखा है? बाहर की ओर जाती है, मतलब हमारा चीज सी गलत है। सांस छोड़ने के दौरान जो डायफ्राम है वो ऊपर चला जाता है, तो ये सही है। देखिए, जब हम सांस लेते हैं मतलब हमारी सांस अंदर जा रही है तो हमारे जो फेफड़े हैं वो क्या होंगे? फूलेंगे, तो हमारी जो पसलियां होती हैं वो थोड़ी सी बाहर की ओर आ जाएंगे, डायफ्राम नीचे की ओर चला जाता है। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारी पसलियां अंदर की ओर चली जाती हैं और जो हमारा डायफ्राम है वो ऊपर की ओर चला जाता है। पॉलीवूल जो कि फाइबर्स का मिश्रण होता है, क्या होता है? तो हमारा जो पॉलीवूल होता है वो पॉलिस्टर और वूल का मिश्रण होता है। किसका होता है? पॉलिस्टर और वूल का मिश्रण होता है पॉलीवूल। पॉली मतलब पॉलिस्टर और वूल मतलब वूल। धमनियों की दीवारें मोटी होती हैं और लचीली होती हैं। क्यों? तो हमारी जो धमनियां होती हैं वो क्या होती हैं? तो हमारे हृदय से शुद्ध रक्त को अलग अलग ऑर्गन तक ले जाने वाली जो नलिकाएं होती हैं उनको क्या कहा जाता है? उन्हें धमनियां कहा जाता है। तो इसकी जो दीवारें होती हैं वो मोटी होती हैं और लचीली होती हैं। तो ये क्यों बनाई जाती हैं? क्योंकि जो धमनियां होती हैं वो हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को पूरे शरीर तक, हिस्सों तक ले जाता है। तो यदि ये मतलब कमजोर होंगी या फिर अच्छी मोटी नहीं होंगी इनकी जो दीवारें हैं तो वो क्या हो जाएंगी? टूट जाएंगी, क्योंकि हार्ट बहुत प्रेशर के साथ पूरे रक्त को फ्लो करता है, मतलब पंप करता है पूरी बॉडी, मतलब हर ऑर्गन तक जाना है ना। तो ये क्या होती है? इनकी दीवारें मोटी होती हैं और लचीली होती हैं, जिससे कि कितना भी प्रेशर से पंप करे हृदय तो वो फटे नहीं। पचमढ़ी जैव मंडल में से एक नेशनल पार्क है जिसका नाम क्या है? तो पचमढ़ी कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश की होशंगाबाद में है। और यहाँ पर कौन सा है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। गैस एक्स चूने के पानी को दूधिया बना देती है और यह गैस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान एक कच्ची सामग्री होती है। तो जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, वो चूना के पानी को दूधिया कर देती है। और जो हमारा प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पौधे ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो रॉ मटेरियल या फिर कच्ची सामग्री क्या होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जलीय विलयन क्या होगा? तो हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, उसको हम जल में मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। तो प्रकृति में कैसी होती हैं? ये क्षारीय होती हैं जब हम इनको पानी में मिलाते हैं। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पानी में क्या होता है? तो पानी में क्षारीय होता है। 1 नैनो सेकेंड कितने के बराबर होता है? तो एक जो नैनो सेकेंड होता है 1 सेकेंड का 1 अरबवा भाग होता है। कितना होता है? 1 सेकेंड का 1 अरबवा भाग होता है 1 नैनो सेकेंड। जब एक व्यक्ति दर्पण के सामने खड़ा होता है और एक सीधी छवि आती है और वह दायां बायां लगता है और बायां दायां लगता है, तो ऐसा कौन सा दर्पण है? जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमारा सीधा दर्पण हमें सामने दिखाई देता है, छवि मतलब समान दिखाई देती है, लेकिन हमारा जो दायां होता है वो बायां लगता है, बायां होता है वो दायां लगता है। तो ये कौन सा दर्पण है? तो ये है हमारा समतल दर्पण, जो कि हमारे घर में होता है, प्लेन मिरर इसको कहा जाता है। रेशम के कीड़े का जीवन चक्र क्या होता है? तो हमारा जो रेशम का कीड़ा होता है पहले वो अंडे में रहता है, फिर उससे इल्ली बनती है, फिर उसमें प्यूमा बनता है और फिर क्या बनता है? वयस्क होता है। ये पहला ही सही है, पहले अंडा होगा, फिर उसमें इल्ली बनेगी, फिर बनेगा प्यूमा बनेगा, फिर वयस्क हो जाएगा। गर्मी में लोग
यह पहनना पसंद करते हैं। तो गर्मियों में लोग क्या पहनना पसंद करते हैं? हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं क्योंकि वह कम ऊष्मा को अवशोषित करते हैं। तो हमारे हल्के रंग के कपड़े हम पहनेंगे क्योंकि वो क्या करेंगे? ऊष्मा को कम अवशोषित करेंगे। जितने भी हमारे डार्क या फिर गहरे रंग होते हैं वो ऊष्मा को ज़्यादा अवशोषित करते हैं। तो कम अवशोषित वाले कपड़े हम पहनेंगे, जो कि हमारे हल्के रंग के कपड़े पहनेंगे, जो कि हमारे क्या करेंगे? कम ऊष्मा को अवशोषित करेंगे। जब एक चालक विलयन में करंट प्रभावित कराया जाता है, मतलब एक चालक विलयन में करंट प्रभावित कराया जाता है, तो इलेक्ट्रोड पर गैस के जो बुलबुले होते हैं वो क्या दर्शाते हैं? तो हमारे जो इलेक्ट्रोड पर गैस के बुलबुले बनते हैं तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है विद्युत प्रवाह का रासायनिक प्रभाव। क्या दर्शाता है? विद्युत प्रवाह का रासायनिक प्रभाव। एक विलयन है, इसमें हमने इलेक्ट्रोड रख दिए 2, इसमें से हम करंट प्रभाव करा रहे हैं। तो इसमें क्या हो? जैसे कि करंट जाएगा तो इलेक्ट्रोड पर गैस के बुलबुले बनने लगते हैं। तो ये दर्शाता है कि जो हमारा विद्युत है वो विद्युत प्रवाह का रासायनिक प्रभाव दिखाता है। जब हम एक ड्रेसिंग टेबल पर अपने बाल से कंघी करने के लिए खड़े होते हैं तो हमारी छवि, हमारा दायां हाथ बाएं तरफ दिखाई देता है और बायां हाथ दाईं तरफ दिखाई देता है। ये कौन सी प्रक्रिया होती है? तो ये होती है पार्श्व परिवर्तन। क्या होता है? पार्श्व परिवर्तन होता है, क्योंकि हम मतलब पार्श्व दिख रहा है, मतलब जरूर तो नहीं है कि हमारा दायां हाथ तो उल्टा हो गया, नहीं होता ना, ये तो पार्श्व परिवर्तन है। कैसा है? पार्श्व परिवर्तन होता है। डेस्क की सहायता से वसा का प्रमुख हिस्सा पच जाता है। हम वसा मतलब इसमें बोला है कि फैट किसके द्वारा पचाया जाता है? तो फैट पचता है हमारे पित्तरस से। किससे पचता है? पित्तरस के द्वारा फैट को डाइजेस्ट किया जाता है, पित्तरस से। बढ़ते हुए पौधों के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है? तो हमारे बढ़ते हुए पौधे हैं उनके लिए सबसे अच्छी मिट्टी होती है हमारी दोमट मिट्टी। कौन सी मिट्टी होती है? दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मिट्टी होती है। लाल रक्त कणिकाओं में लाल रंग का वर्णक कौन सा होता है? तो हमारे शरीर में 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं, लाल, व्हाइट और प्लेटलेट्स। जो हमारे लाल रक्त कणिकाएं होती हैं वो लाल क्यों होती हैं? तो उसमें एक वर्णक पाया जाता है जिसको कहा जाता है हीमोग्लोबिन। क्या कहा जाता है? हीमोग्लोबिन कहा जाता है। निम्नलिखित तरंगों में से एक को संचारण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो ऐसी कौन सी तरंगे हैं जिनको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? ध्वनि के लिए आवश्यकता होती है, समुद्री तरंगों के लिए होती है, भूकंप तरंगों के लिए होती है, लेकिन प्रकाश तरंगों के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अनुकूल परिस्थितियों के तहत अमीबा डैश की वजह से अलैंगिक पुनरुत्पादन करता है। पुनरुत्पादन कौन करता है? तो अमीबा करता है। किसकी वजह से करता है? तो जो हमारा अमीबा होता है वो होता है द्विअंगीय विखंडन के कारण। कौन सा होता है? इसमें बाइनरी फिक्शन होता है जिसके कारण वो विखंडित होता है। अलैंगिक पुनरुत्पादन करता है और 2 में टूट जाता है। ऐसे 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 2 बन जाते हैं धीरे धीरे। एक अमीबा है फिर जाके वो 2 में चेंज हो जाता है। तो इसमें क्या होता है? बाइनरी फिक्शन होता है। खरपतवार का वानस्पतिक वृद्धि के दौरान छटाई करना सबसे सही रहता है। क्यों? जो हमारी खरपतवार होती है वह वानस्पतिक वृद्धि के दौरान छटाई करने, जब हमारे और वनस्पति वगैरह लग रहे हैं उनकी वृद्धि करने के समय हमें खरपतवार को खत्म करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनके जो फूल और बीज होते हैं वो पहले निर्माण से पहले, जब उसमें फूल और बीज ना आ पाए खरपतवार में, तब उसके पहले उसकी छटाई कर दो, वरना फूल आएंगे बीज आ जाएंगे तो फिर हम कितना भी इनको उखाड़ते रहें वो और नए पेड़ बनते जाते हैं। तो खरपतवार को हमें उनके फूल और बीज आने से पहले उनको नष्ट कर देना चाहिए। तार में धारा प्रभावित करने पर उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? जो हमारे तार हैं उसमें हम धारा प्रवाह कर रहे हैं तो उसकी जो ऊष्मा की मात्रा है वो किस पर निर्भर करती है? तो वो उसकी लंबाई पर करती है, उसकी मोटाई पर करती है, उसकी लंबाई मोटाई दोनों पर करती है, उसकी लंबाई पर करती है, उसकी तार की प्रकृति पर करती है और उसकी मोटाई पर करती है। मतलब हमारा जो लास्ट वाला है चौथा ऑप्शन वो सटीक है, क्योंकि जितनी ज़्यादा लंबाई होगी तो उसकी ऊष्मा प्रभावित करेगी। उसकी मतलब धातु की प्रकृति की कौन सी धातु से वो धारा प्रभावित की जा रही है और उसकी मोटाई क्या है, इन तीनों पर ही हमारी धारा ऊष्मा की मात्रा होती है वो प्रभावित करती है। अब आता है स्टोमेटा या रंध्र। पत्तियों की सतह पर बने हुए लघु छिद्र होते हैं, इसके माध्यम से पौधे क्या ग्रहण करते हैं? तो जो स्टोमेटा होते हैं हमारे पत्तियों की सतह पर ऊपर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ये क्या प्राप्त करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से लेते हैं।
फ्यूज में कार्य करने का सिद्धांत होता है, यह क्या है? तो जो हमारा फ्यूज होता है वो कार्य किस सिद्धांत पर करता है? तो ये क्या होता है, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और पिघल जाता है और टूट जाता है, और हमारी जो मशीनें वगैरह होती हैं उनको बचा लेता है खराब होने से। बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और पिघल जाता है। एक सेब पेड़ से सीधे नीचे जमीन पर गिरता है, यह किसका कारण है भैया? न्यूटन जी पूरा बल बता गए हैं ना, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हमारा सेब नीचे गिरता है। कोयले से प्राप्त एक उत्पाद जिसका प्रयोग पेंट, विस्फोटक और प्लास्टिक के निर्माण में किया जाता है, तो कौन सा है? तो हमारे जो हम कोयला होता है, कोयले से क्या मिलता है? तो कोल तार मिलता है। क्या मिलता है? तारकोल मिलता है, जिसको कोल तार भी कहा जाता है। इससे हम क्या बनाते हैं? पेंट बनाते हैं, विस्फोटक बनाते हैं और पेट्रोलियम, प्लास्टिक वगैरह भी बनाने में उपयोग किया जाता है तारकोल का। बाबरी डैश इकट्ठा करने का एक पारंपरिक तरीका है। बावड़ी क्या है? तो बावड़ी जो हमारी बनाई जाती है राजस्थान में, आपको बहुत सारी बावड़ी मिलेंगी, रानी की बाव, इस बावड़ी, वो बावड़ी, बहुत सारी बावड़ी मिलती हैं। तो ये जल इकट्ठा करने के लिए प्राचीन काल में बनाई जाती थी। चलिए हम साइंस को फिर से रिवाइज करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन हमारा क्या था? पहला क्वेश्चन था कि यदि हमारी जो प्लास्टिक की स्ट्रॉ है उसको हम पॉलीथीन के साथ रगड़ते हैं, किसके साथ रगड़ते हैं? पॉलीथीन के साथ रगड़ते हैं, तो हमारे स्ट्रॉ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? तो स्ट्रॉ पर आता है नेगेटिव चार्ज। अब हमें बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है। तो सांस लेने पर हमारी जो पसलियां होती हैं बाहर की ओर चली जाती है, तो ये सही है। डायफ्राम है वो नीचे की ओर चला जाता है, तो ये भी सही है। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारी पसलियां क्या होती हैं? ऊपर की ओर, अंदर की ओर चली जाती हैं, और डायफ्राम ऊपर की ओर चला जाता है। लेकिन इनने बोला था कि सांस छोड़ते समय पसलियां बाहर की ओर आ जाती हैं, तो ये गलत था। पॉलीबूल क्या था? तो पॉलीबूल एक प्रकार का फाइबर होता है, इसमें जो पॉलीईस्टर और बूल से बना होता है। धमनियों की जो दीवारें होती हैं धमनियों की, वो मोटी और लचीली होती हैं। क्यों? क्योंकि यह शुद्ध रक्त को हृदय से पूरे शरीर में लेकर जाती हैं, इसलिए इसकी जो दीवारें होती हैं वो मोटी और लचीली बनाई जाती हैं, मतलब बनाई नहीं जाती, बनी होती हैं। पचमढ़ी जैव मंडल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान आता है? तो हमारे जो पचमढ़ी जैव मंडल है वह मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में स्थित है, और यहाँ पर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। ऐसी कौन सी गैस है जो कि चूने के पानी को दूधिया कर देती है और प्रकाश संश्लेषण में यह कच्ची सामग्री के रूप में उपयोग की जाती है? तो इसको कहा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जलीय विलयन कैसा होगा? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जो विलयन होगा वो होगा अपना क्षारीय। 1 नैनो सेकंड कितने के बराबर होते हैं? तो 1 नैनो सेकंड बराबर होता है 1 सेकंड का 1 अरबवा हिस्सा। 1 अरबवा हिस्सा। एक दर्पण में एक व्यक्ति सामने खड़ा है, उसकी सभी छवि सीधी बन रही है, उसकी जो छवि है कैसी बन रही है? सीधी बन रही है, लेकिन उसका दायां हाथ बायां दिख रहा है, बायां हाथ दायां दिख रहा है, तो ये कौन सा दर्पण होगा? तो ये होगा समतल दर्पण। रेशम के कीड़े का जीवन काल कैसा होता है? तो हमारा जो रेशम का कीड़ा होता है, पहले वो बनेगा अंडा, फिर बनेगी इल्ली, फिर बनेगा प्यूमा, और फिर वो बड़ा हो जाएगा, वयस्क हो जाएगा। गर्मियों के दिनों में बच्चे क्या पहनना पसंद करते हैं, या फिर लोग क्या पहनना पसंद करते हैं? तो गर्मियों के दिनों में लोग हल्के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि वह कम ऊष्मा को अवशोषित करता है। जब एक चालक विलयन में करंट प्रभावित किया जाता है तो इलेक्ट्रोड होते हैं उसमें बबल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है विद्युत प्रवाह का रासायनिक प्रभाव। विद्युत प्रवाह का रासायनिक प्रभाव। जब हम ड्रेसिंग टेबल पर खड़े होकर बाल की कंघी कर रहे होते हैं तो हमारा बायां हाथ दायां दिख रहा होता है, दायां हाथ बायां दिख रहा होता है। ये तो हो गया समतल दर्पण, लेकिन ये कौन सा मतलब परिवर्तन हो रहा है? तो ये होता है पार्श्व परिवर्तन। डैश की सहायता से वसा बहुत जल्दी पच जाता है, तो हमारा जो वसा या जो फैट होता है वो कैसे पचता है? तो वो पचता है हमारे पित्तरस के द्वारा। वसा मतलब फैट, चिकना 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 होता है बिल्कुल, तो उसको कौन पचाता है? पित्तरस पचा देता है। बढ़ते हुए पौधों के लिए कौन सी मिट्टी ज़्यादा अच्छी होती है? तो हमारे जो बढ़ते हुए पौधे मिट्टी हैं उनके लिए आवश्यक होगी दोमट मिट्टी। लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा वर्णक पाया जाता है? तो जो लाल रक्त कणिकाएं हैं उनमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी तरंगें हैं जिनके लिए संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? तो ये होती हैं हमारी प्रकाश तरंगें, क्योंकि हमारी सूर्य से पूरे पृथ्वी तक आ रही हैं। पूरे ब्रह्मांड में है क्या वायुमंडल या फिर कोई माध्यम है? नहीं है ना, लेकिन फिर भी आ जाती हैं। तो जो प्रकाश तरंगें हैं उनके लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं। ध्वनि तरंगों के लिए होती है, समुद्री तरंगों के लिए होती है, और भूकंपीय तरंगों के लिए भी माध्यम की आवश्यकता होती है। अनुकूल परिस्थितियों के तहत अमीबा
डैश की वजह से अलैंगिक पुनरुत्पादन करता है। जो हमारा अमीबा होता है उसके लिए लैंगिक परिवर्तन नहीं होता, अलैंगिक के कारण ही वो क्या होता है 1 से 2 में बन जाता है। तो हमारा ये होगा अमीबा, ये 2 में टूट जाएगा। क्यों टूटता है? क्योंकि इसमें द्विअंगीय विखंडन होता है, क्योंकि इसका जो कोशिका मतलब कोशिका है, केंद्रक है, तो वो भी 2 भागों में टूट जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया भी 2 भागों में टूट जाता है, मतलब इसमें जो जो कुछ होते हैं वो सब में 2-2 भागों में टूट जाते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? द्विअंगीय विखंडन कहा जाता है। खरपतवार को वनस्पति वृद्धि के दौरान छटाई करनी चाहिए। मतलब सबसे अच्छा तरीका कब होता है? जबकि उन्हें पौधे में फूल और बीज का निर्माण ना हो, उससे पहले उसको काट देना चाहिए। तार में जो ऊष्मा प्रभावित होती है वो किस पर निर्भर करती है? तो जो हमारे तार में धारा प्रभावित होती है उसकी जो मात्रा होती है ऊष्मा की, वो उसकी मोटाई पर, लंबाई पर और धातु की प्रकृति पर निर्भर करती है। स्टोमेटा या जो रंध्र होते हैं पत्तियों की सतह पर, छोटे छोटे से छिद्र होते हैं, यह किसके माध्यम से पौधे ग्रहण करते हैं? क्या करते हैं? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से ग्रहण करते हैं। फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो हमारा फ्यूज का तार होता है वो जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ही पिघल जाता है। एक सेब पेड़ से नीचे गिर रहा है, तो ये है न्यूटन का सिद्धांत, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, जिनको न्यूटन जी द्वारा समझाया गया था। कोयले से प्राप्त एक उत्पाद है जिसको हम पेंट में, विस्फोटक में और प्लास्टिक बनाने में उपयोग करते हैं, तो वो क्या था? हमारा कोल तार था। बावरी क्या होती है? जल को इकट्ठा करने के लिए एक पारंपरिक तरीका है बावरी। अब आती है हमारी हिंदी। संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग किया गया है और रूप बदल जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो हमारे संस्कृत भाषा से लिए गए शब्द हैं, लेकिन उनका हिंदी भाषा में प्रयोग करते हुए उनका हमने क्या बदल दिया है भैया? रूप बदल दिया है। जैसे कि हमारा सहस्त्रबाहु मंदिर क्या हो गया? सासबहु मंदिर हो गया। तो ये मतलब एक के बाद उपयोग करते करते उनका क्या बदल गया है? प्रयोग बदल गया है। तो उन्हें क्या कहा जाता है? तद्भव शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तद्भव कहा जाता है। ऐसे शब्द जो कि संस्कृत से लिए गए हैं और उनका उपयोग या फिर उनका जो स्वरूप है वो बदल गया है, वो क्या होते हैं? तद्भव होते हैं। ये वाला क्वेश्चन कैंसिल हो गया था क्योंकि इसमें क्या लिखा है? न शुद्ध वर्तनी लिखा है और प्रशंसा न सुराग लिखा था, और शू में छुट्टी आती है, पूरा सही होगा। ये भी कैंसिल कर दिया था। प्रभा का पर्यायवाची क्या है? तो प्रभा का दामिनी बताया था इनने, कांता भी होता है क्योंकि, है ना। आमदनी में प्रत्यय कौन सा है? तो प्रत्यय क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं, ये अंत में लगाए जाते हैं ना। तो आमदनी में हमने क्या लगाया है? तो ये लगाया है ई प्रत्यय। कौन से प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? इसमें ई प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। सुरेंद्र ने सुंदर गीत लिखे, इसमें कौन सा वाच्य का प्रकार है? तो सुरेंद्र ने सुंदर गीत लिखे हैं, मतलब इसमें कृत्यवाच्य है, मतलब कुछ किया है ना उसने, क्या है ये? कृत्यवाच्य है। निम्नलिखित में से कौन सी शुद्ध वर्तनी है? तो प्रभु में छोटा ऊ आता है, कृपालु में भी छोटा ऊ आता है, पूजनीय सही है, पूजनीय सही है, मुनि में बड़ा ऊ आता है। सही विलोम कौन सा युग्म में नहीं है? तो ग्रस्त से होता है मुक्त, गत का होता है प्रत्यागत, घात का होता है प्रतिघात, तो ये गलत है, निघात नहीं होता, और कृष का होता है पुष्ट, कृष का क्या होता है? पुष्ट होता है। तो हमारा कौन सा गलत है? सी गलत है। शूर शब्द से उत्पत्ति के आधार पर किस प्रकार का होता है? शूर शब्द उत्पत्ति के आधार पर क्या है? तो शूर है हमारा तत्सम शब्द। क्या है? तत्सम शब्द। जब वह आया तब मैं जाऊंगा, इसमें प्रयुक्त क्रिया विशेषण उपवाक्य बताइए, कौन सा होगा? जब वह आएगा तब मैं जाऊंगा, तो इसमें समयवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य का प्रयोग किया गया है, क्योंकि में समय बताया गया है, जब वो आएगा जब मैं जाऊंगा, तो समयवाच्य क्रिया विशेषण उपवाक्य का प्रयोग किया गया है। किस शब्द का रूप बहुवचन में नहीं बनता? तो ऐसा कौन सा है जो बहुवचन में नहीं बनता? तो नदी से होता है नदियां, आदमी से होता है आदमी, आदमियों, लड़का का बनता है लड़के, लेकिन जल हमेशा बहुवचन, मतलब इसका बहुवचन नहीं बनता। कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? कलम तोड़ना मतलब बहुत अच्छा लिखना, बहुत अच्छा लिखना मतलब कलम तोड़ना। चौराहे में कौन सा समास है? तो चौराहे में है हमारा द्विगु समास। जो मापा ना जा सके उसे किस शब्द के द्वारा प्रयुक्त किया जाएगा? जो मापा ना जा सके उसे कहा जाता है अपरिमेय। अनुशासन शब्द में लगाया गया उपसर्ग क्या है? उपसर्ग हमारे आगे लगाए जाते हैं, तो शासन प्लस अनु, तो अनुशासन, अनु उपसर्ग लगाया गया है। वह बाजार में गया था, यह कार्यक्रम में ना आ सका,
इसमें दो सरल वाक्यों से बने हुए संयुक्त वाक्य को चुनना है। वह बाजार में गया था, वह कार्यक्रम में ना आ सका, तो हमें संयुक्त वाक्य बनाना है, मतलब और से या किसी और से जुड़ा होगा, है ना। वह बाजार जाने के कारण, कारण नहीं आएगा, ये गलत हो गया। वह बाजार गया था ताकि मतलब कार्यक्रम में ना जा सके, ये भी गलत है। वह बाजार गया था कार्यक्रम में नहीं, ये भी गलत है। वह बाजार में गया था किंतु कार्यक्रम में ना जा सका, तो ये सही है। बहुव्रीहि समास बताना है, तो इसमें से कौन सा बहुव्रीहि समास है? कमल नयन, कमल के समान नयन, तो कर्मधार समास है। गजानन, गज के समान है जिसका नयन मतलब अनन, तो क्या हो जाएगा? गजानन। मतलब सिर किसके, गज के समान है, मतलब हमारे गणेश जी, बहुव्रीहि समास है। कटैया में कौन सा प्रत्यय है? कट प्लस या, तो हो जाएगा कटैया। निम्नलिखित में से संधि में से हमें गलत उदाहरण बताना है। निह प्लस प्राण तो होता है निष्प्राण, सही है। निह प्लस धन तो हो जाएगा निर्धन। नी प्लस फल तो हो जाएगा निष्फल। नी प्लस राशा, निराशा, ये गलत है, ये वाला नहीं बनेगा। इसमें आशा होता तो हो जाता निराशा, है ना। शुद्ध वाक्य को चुनना है जो कि हमारा कैंसिल कर दिया गया था। परिश्रम और सफलता का घोर संबंध है। निम्नलिखित में द्विगु समास कौन सा होगा? द्विगु मतलब इसमें गिन सकते हैं, तो नवरत्न एक द्विगु समास है। निम्नलिखित में हमें शुद्ध वर्तनी बतानी है। शुद्ध वर्तनी क्या होगी? तो सदुपदेश क्या है? एक शुद्ध वर्तनी है। माँ ने कहा मैं देर से घर लौटूंगी, तुम अपना पाठ अवश्य याद कर लेना। इस वाक्य में चिन्ह को संदर्भित करता है। इसमें कौन सा चिन्ह लगाया गया है? तो ये है हमारा भैया उद्धरण चिन्ह। कौन सा है? उद्धरण चिन्ह उपयोग किया गया है। अठन्नी में कौन सा प्रत्यय लगाया गया है? तो अठन्नी में लगाया गया है नीति प्रत्यय, आदना और ताव, नीति प्रत्यय लगाया गया है। आकाश पाताल का अंतर मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? मतलब बहुत अधिक अंतर होना, आकाश पाताल का अंतर। अक्ल के घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मतलब बहुत सोच विचारना, अक्ल के घोड़े दौड़ाना। चलिए हम हिंदी को करते हैं फिर से रिवाइज। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस को कैंसिल किया गया है, लेकिन हम इनको फिर से पढ़ेंगे। देखो जैसे कि पहला क्वेश्चन है, ऐसे संस्कृत भाषा के शब्द जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में किया गया है और उनका रूप बदल गया है, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है तद्भव शब्द। फिर आते हैं आमदनी। आमदनी में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें ई प्रत्यय लगाया गया है। सुरेंद्र ने सुंदर गीत लिखे, इसमें कौन सा वाच्य है? तो सुंदर ने सुंदर गीत लिखे हैं, तो ये है हमारा कृत्यवाच्य। शुद्ध वर्तनी लिखानी है तो प्रभु में छोटा ऊ होता है, कृपालु में भी छोटा ऊ होता है, लेकिन पूज्य सही है। सही विलोम शब्द कौन सा नहीं है? तो ग्रस्त का होता है मुक्त, गत का होता है प्रत्यागत और कृश का होता है पुष्ट, ये सही है, लेकिन घात का होता है प्रतिघात, ना कि निघात। शूर से उत्पन्न होने वाला मतलब अर्थ के आधार पर क्या है? तो शूर हमारा एक तत्सम शब्द है। जब वह आएगा तब मैं जाऊंगा, इसमें कौन से उपवाक का प्रयोग किया गया है? जब वह आएगा तब मैं जाऊंगा, तो इसमें दिया गया है हमारा समयवाच्य क्रिया विशेषण उपवाक्य। किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में नहीं बदलता? तो हमारा जो जल है वो बहुवचन में नहीं बदलता। कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो कलम तोड़ने का मुहावरे का अर्थ होता है बहुत अच्छा लिखना। फिर आता है चौराहे में कौन सा समास है? चौराहे में है हमारा द्विगु समास। जो मापा ना जा सके उसे क्या कहा जाता है? जो मापा ना जा सके उसे कहा जाता है अपरिमेय। अनुशासन में कौन सा उपसर्ग लगाया गया है? तो अनुशासन में लगाया गया है हमारा अनु उपसर्ग। वह बाजार में गया था, वह कार्यक्रम में ना आ सका, इसको हमें संयुक्त वाक्य में लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे? वह बाजार गया था किंतु कार्यक्रम में ना जा सका। बहुव्रीहि समास बताना है, तो हमारा जो गजानंद है इसमें क्या है? बहुव्रीहि समास है, लेकिन कमल नयन में कौन सा है? कर्मधारय समास है। अन्न जल, अन्न और जल मतलब द्वंद्व समास है। मुख चंद्र मतलब मुख कैसा है? चंद्र के समान है, मतलब हमारा कर्मधारय समास। कटैया में कौन सा उपसर्ग प्रत्यय लगाया गया है? तो कटैया में लगाया गया है प्रत्यय एया प्रत्यय। निम्न में से कौन सी संधि गलत होगी? तो निह प्लस प्राण तो हो जाएगा निष्प्राण, निह प्लस धन तो हो जाएगा निर्धन, निह प्लस फल हो जाएगा निष्फल, तो ये तीनों सही हैं। अब आता है द्विगु समास में कौन सा समास, मतलब इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो द्विगु समास का उदाहरण है? तो जो हमारा
नवरत्न है वो दिगु समाज का एग्जाम्पल है। शुद्ध वर्तनी बतानी है तो इसमें कौन सा होगा, सदुपदेश होगा। माँ ने कहा था मैं घर देर से लौटूंगी, तुम अपना पाठ याद कर लेना, इसमें कौन सा मतलब कौन से चिन्ह का प्रयोग किया गया है संबोधन के लिए, तो इसमें किया गया है हमारा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग। अठन्नी में कौन सा प्रत्यय लगाया गया है, इसमें नाती प्रत्यय का प्रयोग किया गया, आदना और ती। आकाश पाताल का अंतर होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, मतलब बहुत अधिक अंतर होना। अकल के घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है, बहुत सोच विचार करना। ये थी हमारी हिंदी। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जीके, जनरल नॉलेज। पहला क्वेश्चन है हमारे जनरल नॉलेज का, भोपाल आपदा के दौरान लोग किसके संपर्क में आए थे, मतलब हमारे जब भोपाल गैस त्रासदी हुई थी इसमें लोग किस गैस के संपर्क में आए थे, तो ये थी हमारी मिथाइल आइसोसाइनेट। निम्नलिखित में से किस भारतीय मूवी को 2017 में ऑस्कर के लिए चुना गया था, तो ये सी हमारी विसारनई को 2017 में ऑस्कर के लिए चुना गया था। भारत में साहित्य अकेडमी का मुख्यालय कहाँ पे बनाया गया है, तो भारत में साहित्य अकेडमी का मुख्यालय बनाया गया है हमारी नई दिल्ली में। कहाँ पे बनाया गया है, भारत में साहित्य अकेडमी, साहित्य लिखने के लिए क्या है, नई दिल्ली। नई दिल्ली को मतलब दिल्ली को क्या कहा जाता है, छोटा भारत भी कहा जाता है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, सबसे बड़ा राज्य है हमारा राजस्थान, उसके बाद आता है हमारा मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पे है महाराष्ट्र। पंडित रविशंकर एक प्रसिद्ध क्या थे, तो हमारा जो पंडित रविशंकर हैं वो क्या थे, सितार वादक थे। कौन थे, सितार वादक थे। डैश नदी नर्मदा के समानांतर बहती है, तो नर्मदा नदी के समानांतर बहने वाली नदी कौन सी है, ताप्ती नदी है, जो कि बैतूल के मुल्ताई से निकलती है। डैश भारत पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान डैश में स्थित है, तो हमारे भारत में पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो है हमारे ग्वालियर में। गांव के लोग कहाँ जाते हैं, पर्यटन करने और यात्रा करने ज़्यादातर जाते हैं, तो ग्वालियर में स्थित है भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान। निमाड़ उत्सव का आनंद डैश नदी के तट पर लिया जा सकता है, तो हमारे निमाड़ उत्सव हमारे कहाँ पे मनाया जाता है, नर्मदा नदी के तट पर मनाया जाता है निमाड़ उत्सव। ग्वालियर किले में जो गुर्जरी महल है उसका निर्माण किसने करवाया था, जो गुर्जरी महल है इसका निर्माण मानसिंह तोमर के द्वारा करवाया गया था, राजा मानसिंह तोमर ने इसको बनवाया था। हिंदी लेखक एवं पत्रकार डैश को हिंदी में अपने कार्य के लिए हिम तरंगिनी के लिए पहले साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो हिम तरंगिनी, हिम किटकरनी वगैरह जो पुस्तकें हैं वो किसने लिखी थी, वो लिखी थी हमारे पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी ने, जिनको भारतीय नहीं, इनको क्या कहा जाता है यार, आप बताइए, इनको राष्ट्रीय कवि कहा जाता है ना। इनने क्या लिखी है, हिम तरंगिनी लिखी है, जिनको हिंदी साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था। और साहित्य अकेडमी कहाँ पर है, तो ये नई दिल्ली में स्थित है। उत्तर प्रदेश में दो बृहद नदियां यमुना और गंगा में मिलती हैं, तो ऐसी कौन सी, जो यमुना और गंगा है वो कहाँ मिलती हैं, वो मिलती हैं इलाहाबाद में। अब इसका नया नाम क्या हो गया, प्रयागराज हो गया है। डैश राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, तो हमारा जिम कार्बोनेट जो नेशनल पार्क है वो भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, जिम कार्बेट। निम्नलिखित में से बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो ये है अजय सिंह। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष 2017 का है ये, तो कौन थे, अजय सिंह थे। वर्तमान में अभी भी ये अजय सिंह है, इनको 2021 में फिर से नॉमिनेट कर दिया गया था, तो अजय सिंह वर्तमान में भी हैं। और कौन है ये, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष। राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो सब एक हो जाएंगे, तो कब होते हैं, 21 अक्टूबर को होते हैं। इसमें किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती के उपलक्ष्य में से क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय एकता दिवस कहा जाता है 21 अक्टूबर। डैश को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि भारत के सभी सिनेमाघरों में फीचर फिल्मों की शुरुआत से पहले राष्ट्रीय गाना चलाया जाता है। तो कब ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जितने भी सिनेमा हॉल हैं, सिनेमाघर हैं, उनमें जितनी फीचर्स फिल्म है उनकी शुरुआत होने से पहले राष्ट्रीय गान चलाया जाएगा। तो ये कहा गया था 30 नवंबर 2016 को। कब कहा गया था, 30 नवंबर 2016 को कहा गया था। डैश भारतीय रेलवे के पश्चिम केंद्रीय क्षेत्र का मुख्यालय है, तो पश्चिम केंद्रीय क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पे है, तो जबलपुर में इसको स्थापित किया गया है। कहाँ पर है, जबलपुर में इसको बनाया गया है। मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, तो वर्तमान में 52 जिले हैं, लेकिन जब ये क्वेश्चन आया था तो 51 जिले थे।
विश्व के सबसे अमीर मंदिरों में से आंध्र प्रदेश का कौन सा मंदिर स्थित है? तो आंध्र प्रदेश का है तिरुमाला तिरुपति बालाजी का मंदिर, जो कि सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। डैश एक बंगाली लेखक हैं जो कि अपनी नारीवादी विचारधारा के लिए जानी जाती हैं और साथ ही वह निर्वासन में रहती हैं। तो ये कौन है? अपनी तस्लीमा नसरीन। तस्लीमा नसरीन को क्या मतलब कौन है? ये बंगाली कवि हैं। इनने बहुत सारी कहानियां लिखी हैं। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है हमारा एंजल जलप्रपात। कौन सा है? एंजल जलप्रपात, जो कि कहाँ पर स्थित है? दक्षिण अमेरिका में स्थित है। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी हमारी सरोजिनी नायडू। निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा मध्य प्रदेश में नहीं है? तो बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है, संजय गांधी मध्य प्रदेश में है, माधव राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन हमारा जो नागजीरा है वो मध्य प्रदेश में नहीं है। डैश को भारतीय सिनेमा के पिता के रूप में जाना जाता है? तो भारतीय सिनेमा के पिता किन्हें कहा जाता है? दादा साहेब फाल्के जी को कहा जाता है। डैश को निमाड़ का पेरिस कहा जाता है? तो बड़वानी को हमारे निमाड़ का पेरिस कहा जाता है। बड़वानी में क्या है? चावल अनुसंधान है और 52 गजा भी बड़वानी में ही स्थित है। इंदौर में जो हवाई अड्डा है उसका नाम किन के नाम पे रखा गया है? तो देवी अहिल्याबाई होलकर राष्ट्रीय हवाई अड्डा इसका नाम कर दिया गया है। अब आती है हमारे कंप्यूटर के बाद जनरल कंप्यूटर। इसके पहले हम करेंगे इन क्वेश्चन को रिवाइज। पहला क्वेश्चन क्या था? भोपाल में जब गैस त्रासदी हुई थी तो कौन सी गैस फैली थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस फैली थी। कौन सी थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। 2016-17 क्वेश्चन है। हाँ, भारतीय साहित्य अकेडमी का मुख्यालय कहाँ है? तो भारत में शास्त्रीय अकेडमी के लिए पुरस्कार लेने भी हमें नई दिल्ली जाना पड़ेगा और अकेडमी भी कहाँ पर है? नई दिल्ली में ही स्थित है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा है राजस्थान, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र। पंडित रविशंकर किससे संबंधित है? तो पंडित रविशंकर जो हैं उनका संबंध है सितार वादक से। वो क्या थे? एक सितार वादक थे। नर्मदा नदी के समानांतर बहने वाली नदी का नाम क्या है? तो यह है ताप्ती नदी। भारत में पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान कहाँ है? तो भारत की जो पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान है वो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है। निमाड़ उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो निमाड़ उत्सव है वो नर्मदा नदी के तट पर मनाया जाता है। ग्वालियर किले में जो गुर्जरी महल है वो किसने बनवाया था? जो गुर्जरी महल बनवाया था वो बनवाया था हमारे मानसिंह तोमर के द्वारा। प्रसिद्ध लेखक, कवि और पत्रकार जिन्होंने हिम तरंगिनी लिखी है और उनके लिए उनको पहला साहित्य पुरस्कार दिया गया था, तो मतलब साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था, ये कौन है? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। उत्तर प्रदेश में दो बृहद नदियां गंगा और यमुना कहाँ मिलती हैं? तो ये प्रयागराज इलाहाबाद में मिलती हैं। राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, तो जिम कार्बोनेट हमारे भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन है? 2017 में हुए थे और वर्तमान में 2021 में फिर से नॉमिनेट हुए हैं, तो ये हैं कौन से? अजय सिंह। राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है कब? तो राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करते हुए मनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कब आदेश दिया था कि सभी सिनेमा हॉल में फीचर फिल्म के पहले राष्ट्रीय गान चलाया जाएगा? तो इसको आदेश निकाला था हमारे 30 नवंबर 2016 में। 2016 में निकाला था, 30 नवंबर के दिन निकाला था। भारतीय रेलवे के जो पश्चिम केंद्र का क्षेत्रीय मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो पश्चिम केंद्र का क्षेत्रीय मुख्यालय हमारे मध्य प्रदेश की जबलपुर में स्थित है। मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं? तो मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं। विश्व के सबसे अमीर मंदिरों में से भारत का कौन सा है जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है? तो यह है तिरुमला अर्थात तिरुपति बालाजी। एक बंगाली लेखक जो कि नारीवादी विचारधारा के लिए जानी जाती हैं और यह हमेशा निर्वासित ही रहती हैं, तो ये है हमारी तस्नीमा नसरीन। द पेपर ऑफ कैनवास है ना, इनकी बुक थी, बहुत फेमस थी ये। कागज ऑफ कैनवास है शायद, कागज ऑफ कैनवास इनने लिखी थी। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो हमारा एंजल जलप्रपात, जो कि हमारे दक्षिण अमेरिका में स्थित है। भारत की पहली राज्यपाल कौन थी? तो पहली महिला राज्यपाल स्वतंत्र भारत की थी हमारी सरोजिनी नायडू। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में नहीं है? तो ये नहीं है हमारा नागजीरा। भारतीय सिनेमा के पिता नहीं कहा जाता है, तो भारतीय सिनेमा का पिता कहा जाता है दादा साहेब फाल्के जी को। निमाड़ का पेरिस किसे कहा जाता है? तो बड़वानी को कहा जाता है निमाड़ का पेरिस। इंदौर के हवाई अड्डे का नाम क्या है? तो इंदौर में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका नाम रखा गया है देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा। अब आता है हमारा कंप्यूटर।
पहला क्वेश्चन है MS एक्सेल वर्जन 2007 और इसके आने वाले में प्रेजेंटर व्यू क्या होता है। तो जो हमारा प्रेजेंटर व्यू होता है ये होता है, यह कंप्यूटर पर स्पीकर नोट होते हैं और प्रेजेंटेशन का व्यू देता है, जबकि जो ऑडियंस दूसरे मॉनिटर पर नोट्स फ्री प्रेजेंटेशन देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारा एक प्रकार का फीचर है जिसमें हम स्पीकर नोट सहित प्रेजेंटेशन का व्यू देते हैं, स्पीकर के साथ नोट्स करके उनको क्या देते हैं, प्रेजेंटेशन का व्यू देते हैं, जबकि जो ऑडियंस होती है दूसरे मॉनिटर पर नोट्स फ्री प्रेजेंटेशन देख सकती है। उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है प्रेजेंटर व्यू। मतलब हम किसी को प्रेजेंट कर रहे हैं, ऑडियंस देख सकती है दूसरे कंप्यूटर में और हम दूसरे कंप्यूटर में उसको स्पीक करके प्रेजेंटेशन को व्यू कर सकते हैं। वह कौन सा कमांड है जो कि सिस्टम डेट को प्राप्त करने के लिए MS-DOS यूनिक्स कमांड लाइन इंटरफेस में प्रयुक्त किया जाता है। तो हमें डेट डालनी है डॉस के द्वारा, है ना, डॉस यूनिक्स कमांड लाइन इंटरफेस के द्वारा हमें डेट डालनी है, तो हम सीधा डेट ही कमांड देंगे। HTML5 वह कौन सा टैग होता है जिसका प्रयोग YouTube वीडियो प्ले करने के लिए किया जाता है। तो इसके लिए हम करते हैं iframe और iframe कोष्टक में लगाते हैं IFRAME रैम, फिर कोष्टक बंद करते हैं, फिर दूसरा कोष्टक लगाते हैं, उसमें स्लैश लगाते हैं, फिर करते हैं iframe। तो हमारे HTML में टैग करके हम क्या कर सकते हैं, YouTube वीडियो को प्ले कर सकते हैं। डाटा मैनेजमेंट सिस्टम DMS में स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज में निम्नलिखित में कौन सी कमांड डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज नहीं होती। तो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज कौन सी नहीं होती, तो ये नहीं होती हमारी सेलेक्ट, जबकि क्रिएट होती है, अल्टर होती है और ड्रॉप होती है। लेकिन डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज कौन सी नहीं होती, सिलेक्ट नहीं होती। हमें डाटा को डेफिनेशन देनी है तो हम उसको सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज कौन सी नहीं है, तो सिलेक्ट नहीं है। वर्ड प्रोसेसिंग में हैंगिंग इंडेंट क्या होते हैं, तो हमारे वर्ड प्रोसेसिंग में हैंगिंग इंडेंट होते हैं पैराग्राफ की पहली लाइन को छोड़कर सभी लाइन का इंडेंट क्या होता है, ये हैंगिंग इंडेंट होता है। इस हैंगिंग इंडेंट मतलब जो हमारी जो लाइन, जैसे कि ई वाली लाइन लिखी हुई है ना, तो ये अलग होती हैं। तो हमने अपनी पहली लाइन को छोड़ दिया और सभी को इंडेंट किया, तो ये हैंगिंग इंडेंट है। ये 3 प्रकार के इंडेंट होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नेल और सेल के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में जो कर्नेल होती है वो मुख्य पार्ट होता है या फिर ब्रेन होता है, हार्ट होता है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का, है ना, और इसमें सेल भी होती हैं। तो इसमें से कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है। यह प्रोग्राम का समय और मेमोरी आवंटित करता है, कम्युनिकेशन तथा फाइल स्टोर हैंडल करता है। कर्नेल ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग होता है, तो ये सही है। यह क्या करता है, प्रोग्राम को समय और मेमोरी में आवंटित करता है, मतलब बांट देता है, और कम्युनिकेशन एवं फाइल स्टोर को हैंडल करता है, तो ये सही है। सेल प्रयोक्ता एवं कर्नेल के मध्य इंटरफेस होता है, तो ये सही है। कर्नेल प्रोसेसिंग सिस्टम यूनिट है। हमें इसमें ये तो बताना है कौन सा सही है, तो पहला ही सही है। जो कर्नेल होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग होता है, अर्थात सेंटर में स्थित होता है। देखो ये होती है, ये है कर्नेल, है ना, मतलब इसको कर्नेल से कर दो। फिर इसके बाहर होती है सेल, फिर इसके बाहर होती है एप्लीकेशन, या फिर इसको यूटिलिटी भी कहा जाता है ना, या फिर यूटिलिटी कहा जाता है। हमेशा डाटा ऐसा आता है पूरा, है ना, एप्लीकेशन से जाता है सेल में, सेल से जाता है कहाँ पे, कर्नेल में, फिर कर्नेल से कहाँ जाता है, ये CPU में जाता है। और जो इस पूरी मतलब प्रोसेस होती है, इसको कौन सी रैम या फिर जो हमारे रजिस्टर्स वगैरह होते हैं वो मेमोरी में इसको रन कराते हैं, है ना। तो ये क्या होता है, पूरा होता है। तो इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन मतलब पहला ही ऑप्शन सही है। कर्नेल ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग है, तो ये है भैया। प्रोग्राम को समय और मेमोरी में आवंटित करता है, तो ये भी सही है। कम्युनिकेशन एवं फाइल स्टोर हैंडल करता है, और सेल प्रयोक्ता एवं कर्नेल के मध्य इंटरफेस होता है, तो ये सही है। मतलब जो सेल प्रयोक्ता है उनके मध्य, मतलब कर्नेल के मध्य क्या होता है, इंटरफेस होता है, तो ये सही है, पहले ही सही था।
अब आता है हमारा दूसरा, वह कौन सा प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग सर्वर से फाइल डाउनलोड करने के लिए किया जाता है। मतलब हमें कोई फाइल डाउनलोड करनी है तो हमें किस सर्वर का प्रयोग करना पड़ेगा, तो ये होती है हमारी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हम क्योंकि फाइल को ट्रांसफर कर रहे हैं ना, तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वह प्रोग्राम रिलेशनशिप जिसमें एक प्रोग्राम सर्विस या रिसोर्स के दूसरे से अनुरोध करता है कि मांगी गई सेवा प्रदान करने के तहत या तत्पर होता है, क्या कहलाता है। वह प्रोग्राम रिलेशनशिप जिसमें एक प्रोग्राम सर्विस या रिसोर्स के लिए दूसरे से अनुरोध करता है कि मांगी गई सेवा प्रदान करने के तत्पर होता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है क्लाइंट सर्वर। भैया तुमने हमसे कोई इन्फॉर्मेशन मांगी और मतलब अनुरोध करता है, मांगना रिसोर्स से मांगने के लिए अनुरोध करता है, और जो कि हमेशा सेवा देने के लिए या फिर मांगी गई सेवा प्रदान करने के लिए तत्पर रहता है, तो वो कौन होता है, हमारा क्लाइंट सर्वर होता है। निम्नलिखित में से क्या कोर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, तो कोर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है, तो प्रोसेस मैनेजमेंट है, मेमोरी मैनेजमेंट है, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट है, लेकिन डेटाबेस मैनेजमेंट नहीं होता। कोर ऑपरेटिंग सिस्टम या नहीं है हमारा। कौन कौन सी होती है कोर में, प्रोसेसिंग होती है, मेमोरी होती है और इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट होता है। निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की MS वर्ड वर्जन 2007 और इसके आने वाले में वाक्यों में कैपिटलाइज का टगल करने के लिए करता है। मतलब यदि हमें पूरे वर्ड को, जितना भी वर्ड वाक्य लिखा है उसको हमें कैपिटल में करना है, तो हमें कौन सी टगल की करनी पड़ेगी, तो हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, पूरा कैपिटल में हो जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए का प्रयोग हम हर उसको कैपिटल करने के लिए करते हैं। निम्नलिखित में से क्या नॉन वोलाटाइल मेमोरी का उदाहरण नहीं है, तो हमारी वोलाटाइल मेमोरी कौन सी होती है, जो पावर गया और उड़ गई, वोलाटाइल होगी। नॉन वोलाटाइल कौन सी होती है, जो कि पावर जाने के बाद भी नहीं उड़ती, तो EEPROM होती है। फ्लैश मेमोरी हमारी एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। रैम तो भैया होती नहीं, रैम तो हमारी नॉन वोलाटाइल है, और हार्ड डिस्क भी एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है। कौन सी नहीं होती, तो SD-ROM नहीं होती। MS वर्ड में वह कौन सा टूल है जिसका प्रयोग करके हम टेक्स्ट या ग्राफ्स के अनेक टुकड़ों में समान फॉर्मेटिंग त्वरित रूप से अप्लाई करने के लिए किया जाता है, जैसे कि कलर, फॉन्ट स्टाइल, साइज और बॉर्डर स्टाइल। हम ये किसके द्वारा अप्लाई कर सकते हैं, किसी अन्य में, तो हम इसके लिए करते हैं फॉर्मेट प्रिंटर। क्या करते हैं, फॉर्मेट प्रिंटर। जितना भी हमारा फॉर्मेट है उसको हम प्रिंटर कर देंगे, तो हमारे सब पे क्या हो जाते हैं, त्वरित फॉर्मेटिंग टूल्स होता है, जो कि सभी पर एक ही प्रकार के फॉन्ट स्टाइल, साइज या फिर वर्ड स्टाइल होते हैं, उसको अप्लाई करने के लिए करते हैं। निम्नलिखित में से क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, तो हमारा सिम्बियन है, एंड्रॉयड है और बार्कले सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन आउटलुक हमारा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। आउटलुक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। कौन कौन से होते हैं, तो सिम्बियन होता है, एंड्रॉयड होता है और बार्कले सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। 64 बिट कंप्यूटरिंग का क्या अर्थ होता है, तो 64 बिट जो कंप्यूटरिंग है उसका अर्थ क्या है, तो 64 बिट प्रोसेसर में शब्द के आकार का संकेत हो सकता है। सही है ये। इसका अर्थ है कि माइक्रो प्रोसेसर और अधिक रैम सपोर्ट करने में सक्षम है, तो ये भी सही है। मतलब इसका अर्थ क्या है कि माइक्रो प्रोसेसर है और अधिक रैम सपोर्ट कर सकता है या सक्षम है, तो ये भी सही है। 64 बिट प्रोसेसर मशीन में गणनाएं तेजी होती हैं। जो 64 बिट प्रोसेसर है तो उसकी कैसी गणनाएं होंगी भैया, बहुत तेज गणनाएं होंगी। तो उपरोक्त सभी 64 बिट कंप्यूटरिंग शब्द का अर्थ क्या होता है, तो हमारे 64 वर्ड में क्या होता है, प्रोसेसर्स के जो शब्द होते हैं उसको संकेत दे सकता है। इसमें माइक्रो प्रोसेसर और अधिक रैम को सपोर्ट कर सकता है, और 64 बिट जो प्रोसेसर होता है मशीन गणना तेजी से कर सकता है। MS एक्सेल वर्जन 2007 और उसकी आने वाले में नेम मैनेजमेंट फीचर क्या करता है, तो जो हमारा नेम मैनेजमेंट फीचर मैनेजर फीचर होता है, मैनेजमेंट नहीं मैनेजर फीचर होता है, क्या करता है, यह नेम सेल रेंज को, फंक्शन को, कंटेंट को या फॉर्मूले को रेफरेंस के लिए टेबल क्रिएट करता है। तो ये क्या करता है, नेम मैनेजर फीचर क्या करता है, यह नेम्ड सेल जो होती है उसमें रेंज, फंक्शन, कंटेस्ट या फिर जो फंक्शन होते हैं फॉर्मूले में रेफरेंस के लिए टेबल क्रिएट करता है। सबके लिए क्या करता है, टेबल तैयार करता है।
H1 टैग को राइट अलाइनमेंट में अप्लाई करने के लिए हमें कौन सा विकल्प सही चुनना पड़ेगा? तो यदि हमें H1 को राइट अलाइन करना है तो हमें H1 अलाइन इज इक्वल टू राइट और कोष्टक में आ जाएगा 1 मतलब ग्रेटर देन स्मॉलर देन /H1 का प्रयोग करना पड़ेगा पहले का। अलाइनमेंट पूरा नहीं आता, टैग नहीं आता और कैन नॉट क्रिएट राइट अलाइन ये भी नहीं होगा, पहला सही है। सिस्टम को उस तरीके के रूप में समझा जा सकता है जिस तरीके से फाइल डिस्क पर व्यवस्थित होती है। निम्नलिखित में से क्या फाइल सिस्टम का विनिर्देश नहीं है? तो फाइल सिस्टम को हम कैसे समझ सकते हैं? तो हम उस तरीके से समझ सकते हैं जिस तरीके से फाइल डिस्क पर व्यवस्थित होती है। जैसे फाइल डिस्क पर व्यवस्थित है वैसे ही हम समझ सकते हैं। और इनमें से क्या फाइल सिस्टम का विनिर्देश नहीं है? तो कौन सा विनिर्देश नहीं है? तो ये नहीं है हमारा iOS 27000, iOS 9660 होता है, NTFS होता है और MFS होता है। MS Excel 2003 में आप डेटा या फिर फॉर्मूलाज को कॉपी करना सकते हैं। तो हमारा 2013 का जो एक्सेल था हम उसको कैसे कॉपी कर सकते हैं? जो फॉर्मूला या डेटा है सेल में, तो उसको हम क्या कर सकते हैं? पहले हम एडिट मेन्यू पर जाएंगे, कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, कट करेंगे, किसी भी कमांड का प्रयोग कर सकते हैं तो कॉपी हो जाएगा, सही है। शॉर्टकट मेन्यू पर जाकर हम कमांड दे देंगे तो ये भी कर सकते हैं हम, या फिर स्टैंडर्ड टूल बार के बटन के द्वारा भी हम इसको कर सकते हैं। तो उपयोग हम तीनों सबका कर सकते हैं। MS वर्ड में किस व्यू के साथ आप यह देख सकते हैं कि टेक्स्ट या ग्राफ्स प्रिंटेड पेज पर कैसे दिखेगा? तो ये तो भैया प्रिंट लेआउट है, प्रिंट लेआउट में हम इसको देख सकते हैं। मोडेम के विषय में निम्नलिखित में कौन सा सत्य नहीं है? तो मोडेम के अर्थ में कौन सा सत्य नहीं है? तो मोडेम इंफॉर्मेशन के पैकेट डिस्पैच करते हैं और अनेक डिवाइसेस के साथ इंटरनेट कनेक्शन साझा करते हैं। तो ये क्या होते हैं? मोडेम होते हैं। मोडेम क्या फुल फॉर्म क्या होता है? मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। ये क्या करता है? इंफॉर्मेशन मतलब जो मॉडेम में इंफॉर्मेशन होती है उसकी पैकेट को डिस्पैच करता है और अनेक डिवाइसेस के साथ इंटरनेट कनेक्ट करके साझा करता है। मोडेम इंफॉर्मेशन के पैकेज डिस्पैच करते हुए अनेक डिवाइसेस के साथ इंटरनेट को कनेक्ट करता है। MS वर्ड में एंड की क्या होती है? जो हमारी MS वर्ड में एंड की का हम प्रयोग क्यों करते हैं? तो एंड की में क्या होता है? जो कर्सर होता है वो लाइन के अंत में चला जाता है। कर्सर कहाँ पे चला जाता है? लाइन के अंत में चला जाता है यदि हम एंड की का प्रयोग करते हैं। यदि हम कंट्रोल प्लस एंड की का प्रयोग करते हैं तो वो हमारे पूरे पेज के लास्ट में चला जाएगा, और हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड का प्रयोग करते हैं तो वो पूरे डॉक्यूमेंट के अंत में चला जाता है। MS पावर पॉइंट वर्जन 2007 तथा उसके बाद में जितने भी आए हैं उसमें हैंड आउट मास्टर क्या होता है? तो हैंड आउट मास्टर क्या होता है? यह पूरे प्रेजेंटेशन का मास्टर प्रिंट आउट होता है। क्या होता है? हैंड आउट मास्टर पूरे प्रेजेंटेशन का मास्टर प्रिंट आउट होता है। कंप्यूटरिंग की शब्दावली में फायरवॉल क्या होती है? जो हमारे फायरवॉल होते हैं वो क्या करता है? एक सिक्योरिटी का रूप होता है। तो यह क्या है? एक सिक्योरिटी रूल्स है पर आधारित इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्किंग ट्रैफिक की निगरानी करता है। नियंत्रित करने के लिए एक नेटवर्क सोसाइटी सिक्योरिटी सिस्टम होता है। क्या है? एक सिक्योरिटी सिस्टम है। यह सिक्योरिटी रूल्स पर आधारित इनकमिंग आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी करता है, नियंत्रित करता है और नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है। HTTP सर्विस के लिए किस पोर्ट का प्रयोग किया जाता है? तो HTTP सर्विस के लिए हम पोर्ट का प्रयोग करते हैं 80 पोर्ट का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन वेब स्टैंडर्ड को परिभाषित करता है? तो ऑर्गेनाइजेशन वेब स्टैंडर्ड को परिभाषित करता है हमारा वर्ल्ड वाइड वेब, नहीं, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम किसको करता है? ऑर्गेनाइजेशन वेब स्टैंडर्ड को परिभाषित करता है। चलिए हम देखते हैं कंप्यूटर के फिर से सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था? MS वर्ड वर्जन 2007 और उसके बाद वाले में जो प्रेजेंटर व्यू है वो क्या करता है? तो प्रेजेंटर व्यू में हम क्या करते हैं? यह वॉइस के साथ जो हमारे स्पीकर नोट्स होते हैं उनके सहित प्रेजेंटेशन का व्यू देता है, और जो ऑडियंस होती है उनके लिए दूसरे मॉनिटर पर नोट्स का फ्री प्रेजेंटेशन देता है या दिखाई देता है।
इनमें से कौन सी कमांड में हमें सिस्टम को डेट प्राप्त करनी है, तो ms डॉट डॉस या फिर यूनिक्स कमांड कौन सी दे सकते हैं, तो हमें डेट प्राप्त करनी है तो हम डेट का ही कमांड देंगे। HTML5 में ऐसा कौन सा टैग है जिसका प्रयोग करके हम YouTube वीडियो को प्ले कर सकते हैं, तो हम पहले किसका प्रयोग करेंगे, पहले हम अपने इसका मतलब जो चिन्ह होता है इसका प्रयोग करेंगे, ग्रेटर देन का, फिर इफ लगाएंगे, फिर RAM RAME लगाएंगे, फिर इसको बंद कर देंगे, फिर से एक नया कोष्टक बनाएंगे, उसमें स्लैश देंगे, फिर इफ RAM और फिर उसको बंद कर देंगे। डाटा मैनेजमेंट सिस्टम की स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज में हम किस कमांड का प्रयोग डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज के लिए नहीं करते, हमें डाटा की डेफिनेशन नहीं देनी, तो हम किसका प्रयोग नहीं करेंगे, सेलेक्ट का प्रयोग नहीं करेंगे, ड्रॉप का कर सकते हैं, अल्टर का प्रयोग कर सकते हैं और क्रिएट का प्रयोग कर सकते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग में हैंगिंग जो इंडेंट होता है वो क्या होते हैं, तो हमारे इंडेंट हम 3 प्रकार से हमने बताए थे होते हैं, और जो हैंगिंग इंडेंट होता है इसमें क्या होता है, हमारी पहली लाइन होती है उसको छोड़कर जो पूरा पैराग्राफ होता है उसकी पहली लाइन को छोड़कर सभी में इंडेंट लगा देते हैं, सभी लाइन का इंडेंट क्या कहलाता है, हैंगिंग इंडेंट कहलाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में जो कर्नल और सेल होते हैं इनके बीच में कौन सा कथन सही है, जो कर्नल है वो क्या है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य भाग होता है, तो ये सही है और यह प्रोग्राम के को समय और मेमोरी में आवंटित करता है, कम्युनिकेशन एवं फाइल स्टोर हैंडल करता है, और सेल प्रयोक्ता और कर्नल के मध्य इंटरफेस होता है। क्या होता है, ये कर्नल और सेल प्रयोक्ता के मध्य इंटरफेस होता है। अब आता है दूसरा, कौन से प्रोटोकॉल का प्रयोग हम सर्वर से फाइल डाउनलोड करने के लिए करते हैं, तो हमें सर्वर से फाइल डाउनलोड करनी है तो हम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का प्रयोग करेंगे। वह प्रोटोकॉल कौन सा, मतलब वह प्रोग्राम रिलेशनशिप जिसमें प्रोग्राम सर्विस और रिसोर्स के लिए दूसरे से अनुबंध करता है, अनुबंध नहीं अनुरोध करता है, और वह हमेशा मतलब मांगी गई सेवा को देने के लिए तत्पर रहता है, उसे कहा जाता है क्लाइंट सर्वर। निम्नलिखित में कौन सा कोर ऑपरेटिंग सिस्टम कंपोनेंट नहीं है, तो कोर ऑपरेटिंग कंपोनेंट नहीं है हमारा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या मैनेजमेंट सिस्टम एक कोर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। कौन कौन सा होता है, प्रोसेसिंग मैनेजमेंट होता है, मेमोरी मैनेजमेंट होता है और इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट होता है। यदि हमें MS वर्ड में सारे वर्ड को या फिर सारे वाक्य को कैपिटलाइज करना है तो हमें किस टगल की का प्रयोग करना पड़ेगा, तो हम Ctrl+Shift+A का प्रयोग करेंगे। निम्नलिखित में कौन नॉन वॉलेटाइल मेमोरी नहीं है, तो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी हमारी EEPROM है, फ्लैश मेमोरी है और हार्ड डिस्क है, लेकिन SDRAM हमारी एक वोलाटाइल मेमोरी होती है। MS वर्ड में वह कौन सा टूल है जिसका प्रयोग करके हम टेक्स्ट या पैराग्राफ के अनेक टुकड़ों में समान फॉर्मेटिंग त्वरित रूप से अप्लाई कर सकते हैं, उन्हें जैसे कि कलर हो गया, फॉन्ट साइज हो गया, फॉन्ट का स्टाइल हो गया और वर्ड वगैरह हो गया, तो हम कैसे कर सकते हैं, तो ये हम करेंगे फॉर्मेट प्रिंटर के द्वारा हम करेंगे, फॉर्मेट प्रिंटर के द्वारा इसको करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन नहीं होता, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा सिम्बियन है, एंड्रॉयड है और बार्क के लिए सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन आउटलुक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। 60 बिट कंप्यूटर में अर्थ क्या होता है, तो जो 60 बिट का कंप्यूटर होगा उसकी प्रोसेसिंग क्षमता ज़्यादा होगी, उसमें जो प्रोसेसर के लिए आकार होते हैं, शब्द का आकार होता है वो संकेतक दिखा रहा है। इसका अर्थ होता है कि जो हमारे माइक्रो प्रोसेसर है उस और अधिक रैम को सपोर्ट कर सकता है, और जो माइक्रो प्रोसेसर की गति होती है 64 बिट वाले कंप्यूटर की वो ज़्यादा होती है, और सुपर कंप्यूटर में शायद 64 बिट का प्रयोग किया जाता है। MS एक्सेल वर्जन 2007 और इसके आने वाले में हम नेम मैनेजर का प्रयोग करते हैं। तो नेम मैनेजर क्या होता है, इसमें क्या होता है, हमारी जो सेल होती है उसमें जो रेंज होती है, फंक्शन होते हैं, कंटेन होते हैं, उनके फॉर्मूला होते हैं, उनको रेफरेंस के लिए हम एक टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। H1 टैग को हमें राइट अलाइन करना है तो हमें कौन सा प्रयोग करना पड़ेगा, तो हम इस वाले अलाइन का प्रयोग करते हैं। फाइल सिस्टम को उस तरीके से रूप में समझाया जा सकता है जिस तरीके से फाइल डिस्क पर व्यवस्थित होती है और फाइल सिस्टम का विनिर्देश नहीं है। ऐसी कौन से फाइल है को उस तरीके या रूप से समझा जा सकता है जिस तरीके से फाइल डिस्क पर व्यवस्थित होती है, मतलब वो जैसे व्यवस्थित है वैसे हम समझा सकते हैं, लेकिन इनमें से कौन सा ऐसा सिस्टम नहीं है जो इसको बता रहा है, तो ये नहीं है iOS 27000। MS एक्सेल 2013 में आप डेटा
और फार्मूलाज को कॉपी कर सकते हैं। तो हमें यदि किसी भी डेटा को या फार्मूला को कॉपी करना है तो हम एडिट मेन्यू पर जाएंगे, कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, कट करेंगे, किसी भी ऑप्शन को कर सकते हैं। शॉर्टकट मेनू से कमांड दे सकते हैं। स्टैंडर्ड टूल बार पर जाकर भी उस बटन का प्रयोग कर सकते हैं। उपरोक्त हम तीनों का प्रयोग कर सकते हैं। यदि हमें किसी MS वर्ड में व्यू के साथ आप यह देखना चाहते हैं कि टेक्स्ट और ग्राफिक्स प्रिंटेड पेज पर कैसे दिखेंगे, तो हम क्या देखते हैं, इसका प्रिंट लेआउट देखते हैं। मोडेम क्या करता है, तो जो मोडेम होता है वह एक डिवाइस होती है ना, डिवाइस होती है। यह क्या करती है, यह इंफॉर्मेशन के जो पैकेट होते हैं उनको डिस्पैच करती है और अनेक डिवाइस के साथ इंटरनेट को कनेक्शन करती है। MS वर्ड में एंड की का प्रयोग क्या होता है, यदि हम एंड की का प्रयोग करेंगे तो हमारा जो कर्सर है वो लाइन के अंत में चला जाएगा। MS पावर पॉइंट में क्या करते हैं हम, हैंड आउट मास्टर क्या करता है, तो हमारा MS पावर पॉइंट में हैंड आउट मास्टर क्या करता है, यह पूरे प्रेजेंटेशन का मास्टर प्रिंट आउट होता है। क्या होता है, पूरे प्रेजेंटेशन का प्रिंट आउट, मतलब मास्टर प्रिंट आउट होता है। कंप्यूटर की शब्दावली में फायरवॉल क्या है, तो फायरवॉल एक सिक्योरिटी रूल्स होते हैं जिनके आधार पर यह इनकमिंग और जो आउटगोइंग नेटवर्क होता है इसकी ट्रैफिक की निगरानी रखता है, नियंत्रित करता है और हमारे नेटवर्क को सिक्योरिटी देता है। STTP सर्विस के लिए किस पोर्ट का प्रयोग करते हैं, तो STTP प्रोटोकॉल मतलब जो पोर्ट होता है उसके लिए हम 80 पोर्ट का प्रयोग करते हैं। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन वेब स्टैंडर्ड को प्रभावित करता है या परिभाषित करता है, तो ऑर्गेनाइजेशन जो कि वेब स्टैंडर्ड को बताता है ये होता है हमारा वर्ल्ड वाइड कंसोर्टियम, वर्ल्ड वाइड कंसोर्टियम। इसके बाद हम करेंगे क्या, मैनेजमेंट। तो चलिए पढ़ते हैं मैनेजमेंट। पहला क्वेश्चन है मैनेजमेंट का, TQM क्या होता है, तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट TQM का फुल फॉर्म होता है। तुलन पत्र या जो बैलेंस शीट होती हैं उसमें किसका विवरण होता है, तो हमारे जो तुलन पत्र होते हैं इसमें परिसंपत्तियों और देनदारियों का विवरण होता है और पूंजी के स्रोत और पूंजी का विनियोग दोनों का वितरण होता है। मतलब परिसंपत्तियां भी और देनदारियां भी है बैलेंस शीट में लिखी होती हैं और जो पूंजी का स्रोत है और पूंजी कहाँ गई है, विनियोग है, इसमें उसका वर्णन दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प श्रम विभाजन से संबंधित है और कर्मचारियों के कौशल एवं कार्य कुशलता को बढ़ाता है। कौन सा ऐसा कार्यक्रम है जो कि श्रम को विभाजित करता है और जो हमारे कर्मचारी हैं उनके कौशल और कार्य कुशलता को बढ़ाता है, तो ये है उनका कार्य विशेषता। क्या है उनकी कार्य विशेषता। एक अच्छी विपणन योजना दूरदर्शिता और डैश प्रदान करती है, तो एक अच्छी विपणन योजना मतलब हमारी जो मार्केटिंग प्लान होता है वो क्या करती है, एक दिशा देती है, एक दूरदर्शिता बताती है, दिशा प्रदान करती है। निम्नलिखित में कौन सा अनुकार तकनीक का प्रकार वास्तविक कार्य स्थितियों को प्रेरित करता है और प्रसूत्रों द्वारा उपयुक्त उपकरण कार्य में उपयोग लाए जाने वाले उपकरण के समान होता है, तो ये क्या होता है हमारा वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। इसमें क्या होता है, यह एक अनुकार तकनीक होती है जिसका प्रकार वास्तविक कार्य स्थिति को प्रेरित करता है। जो कि कार्य वास्तविक स्थितियां हैं उनको प्रेरित करता है और प्रशिक्षकों द्वारा प्रयुक्त उपकरण जैसे कि जो हमारे सिखाने वाले ट्रेनिंग होते हैं, ट्रेनिंग देने वाले, उनके उपकरण कार्य में उपयोग लाए जाने वाले उपकरणों के समान होता है। तो ये क्या होता है, वेस्टिब्यूल प्रशिक्षण। अगर उत्पाद का लाभ मार्जिन कम हो जाता है, यदि उत्पाद का जो लाभ है उसका मार्जिन कम हो जाता है और तब बिक्री राजस्व बढ़ जाता है, तो ऐसे उत्पाद की मांग क्या कहलाती है, तो ऐसी उत्पाद की मांग कहलाती है मूल्य प्रत्यास्था, प्राइस इलास्टिक कहलाता है। मतलब इसमें क्या हो रहा है, उत्पाद का लाभ मार्जिन कम हो गया, मतलब हमें लाभ कम मिल रहा है इसमें से, और बिक्री राजस्व बढ़ गया, जो बिक्री में राजस्व मिलना था वो भी बढ़ गया, तो ऐसे उत्पाद की मांग क्या कहलाती है, मूल्य प्रत्यास्था कहलाती है। किसी भी संगठन में जिम्मेदारियों का एक अदृश्य स्तर माना जाता है जो प्रबंधन के उच्च स्तर से फैलते होते हुए उसके नीचे स्तर पर विस्तृत होता है। इसे क्या कहा जाता है, तो एक संगठन में जिम्मेदारियों का अदृश्य स्तर जिसमें उच्च स्तर से नीचे तक विस्तार होता है, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है समादेश श्रृंखला। क्या कहा जाता है, समादेश श्रृंखला या चेन ऑफ कमांड कहा जाता है।
निम्नलिखित में से क्या लोगों की सामाजिक व्यवस्था के रूप में परिभाषित है जो लक्ष्यों को प्राप्त करने में संचरित एवं सफल हुए हैं? ऐसे कौन से लोगों की सामाजिक व्यवस्था है जो कि लक्ष्यों को प्राप्त करने में संचरित और सफल हुए हैं? तो ये है हमारा संगठन। डैश पूंजी के विभिन्न स्रोतों का संयोजन होता है। तो पूंजी का स्रोत का संयोजन क्या होता है? तो पूंजी संरचना, पूंजी की संरचना पूंजी स्रोत का समायोजन होता है, संयोजन होता है। डाटा एक संग्रहण जिसे अलग अलग लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने के लिए डिजाइन किया जाता है, क्या कहलाता है? तो डाटा का एक संग्रह जो कि अलग अलग लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने के लिए डिजाइन किया जाता है वो होता है हमारा डाटाबेस। SWOT अप्रोच एक संगठन के डैश का आकलन करती है। तो SWOT अप्रोच हमारे संगठन में क्या करती है? तो S मतलब स्ट्रेंथ, W मतलब वीकनेस, O मतलब अपॉर्चुनिटीज और T मतलब थ्रेट्स। कहाँ गया थ्रेट्स? ये क्या होते हैं? हमारे खतरे। पहले हमारी ताकत, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ताकत, उसकी मतलब ताकत बताना कि हमारा काम ये, हमारी ताकत ये है। उसकी कमजोरियां कि हमारी कमजोरी ये है। और अवसर मतलब हमें अवसर मिला और हमारी जैसे ताकत दिखाने का मौका मिला हम दिखा देंगे। और खतरे, और के खतरे क्या हो सकते हैं, ये संगठन के आकलन करता है। डैश एक सीमित समूह होता है, आमतौर पर एक छोटा सा बाजार होता है जो अच्छी तरह से सेवारत नहीं है। ऐसा कौन सा सीमित समूह है जो कि आमतौर पर छोटा सा बाजार होता है और अच्छी तरह से सेवारत नहीं है? तो वो है आला बाजार। कौन सा है? आला बाजार। राष्ट्रीय बाजार अच्छे से व्यवस्थित है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार भी और आयात बाजार भी। लेकिन जो आला बाजार होता है वो अच्छी तरह से छोटा सा बाजार होता है और सेवारत नहीं होता अच्छी तरीके से। उपयोगकर्ता के लिए निर्माताओं से एक उत्पाद लेने में शामिल विपणन संगठनों के क्रम को इस रूप में निर्दिष्ट करता है। तो ऐसे उपयोक्ता के लिए निर्माता से एक उत्पाद लेने में शामिल विपणन संगठन के क्रम को क्या निर्दिष्ट करता है? तो ये होता है हमारी विपणन सारणी, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करता है। यदि उपभोक्ता स्वयं जाकर निर्माता से वस्तुओं को सामान ले लेता है तो ये क्या निर्दिष्ट कर रहा है? इसकी वितरण सारणी को परिभाषित कर रहा है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? बॉन्ड एक नियत सुरक्षा, आय सुरक्षा होती है। जो हमारी जो बॉन्ड होती हैं, बॉन्ड होते हैं, वो क्या होते हैं? नियत आय सुरक्षा होती है। तो ये सही है। ये धारक को एक निश्चित राशि का वादा होती है, सही है। इसी एक परिपक्वता अवधि होती है कि भैया हम इतनी अवधि तक ये दे देंगे, तो ये भी सही है। लेकिन क्या सही नहीं होता? जब कंपनी हानिग्रस्त होती है तो बॉन्ड धारक को बॉन्ड पर ब्याज का भुगतान करना अनिवार्य नहीं होता। नहीं भैया, ब्याज तो तुमने लिया है तो देना पड़ेगा, तो ब्याज देना अनिवार्य होता है। क्षमता मानक क्या है? तो क्षमता मानक यह किस प्रकार लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उत्पादकता संसाधनों का इस्तेमाल करना क्या कहलाती है? क्षमता मानक कहलाती है। मतलब हमारे लक्ष्य ये हैं, उनको प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, क्या क्या सोर्स हैं, उनका इस्तेमाल करना क्या कहलाता है? क्षमता मानक कहलाता है। निम्नलिखित में से किस में कहा गया था कि व्यक्तिगत और संगठनात्मक आवश्यकताओं के संतुलन के लक्ष्यों के साथ मानव संसाधनों की नीति और कार्यप्रणाली एक संरेखण में होनी चाहिए? तो ये किसने कहा था कि जो हमारे व्यक्तिगत एवं संगठनात्मक आवश्यकताएं हैं उनके संतुलन के लक्ष्यों के समान मानव संसाधनों की नीति एवं कार्यप्रणाली एक संरेखन में होनी चाहिए। ये कहा था मानव संसाधन दृष्टिकोण में, ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच में। ये कहा जाता है जो व्यक्तिगत हैं और संगठनात्मक आवश्यकताएं हैं उनको संतुलन करके लक्ष्यों के साथ मानव संसाधनों की नीति एवं कार्यप्रणाली एक संरेखा में होनी चाहिए। एक प्रबंधक के प्रमुख कार्यों में से स्पष्ट दूरदर्शिता को अभिव्यक्त करना एवं संगठन के सदस्यों को सक्षम और ऊर्जामय बनाना ताकि लक्ष्य को प्राप्त करने में वे अपनी भूमिका को समझ पाएं, क्या कहलाता है? मतलब एक प्रबंधक के प्रमुख कार्यों में स्पष्ट दूरदर्शिता को अभिव्यक्त करना, संगठन के सदस्यों को सक्षम करना, ऊर्जामयी बनाना ताकि जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त किया जा सके, तो वे अपनी भूमिका को समझ पाएं। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है नेतृत्व या फिर मतलब लीडिंग करना।
एक व्यापार के लिए निधि किस माध्यम से बढ़ाया जा सकता है? एक व्यापार में निधि किसके माध्यम से बढ़ाई जा सकती है? तो ऋण और इक्विटी दोनों के द्वारा बढ़ाई जा सकती है। इक्विटी, ऋण और इक्विटी के द्वारा हमारी जो निधि है वो बढ़ाई जा सकती है। अब आती है हमारा यथार्थवादी। यथार्थवादी कौन होते हैं? वो जो शर्मीले होते हैं, व्यवहारिक और स्थिर होते हैं, वो क्या होते हैं? यथार्थवादी होते हैं, रियलिस्टिक, है ना। कलात्मक व्यक्ति क्या होता है? कलात्मक व्यक्ति हमेशा अपनी कल्पनाशील करता है, आशावादी होता है और भावनात्मक होता है। कलात्मक व्यक्ति कैसा होता है? कल्पनाशील होता है, आशावादी होता है और भावनात्मक होता है। अन्वेषी या फिर इन्वेस्टिगेटिव क्या होता है? यह हमेशा विश्लेषणात्मक होता है, विश्लेषण करेगा। जिज्ञासु मतलब हमेशा इनको क्रियोसिटी रहती है ना, और स्वतंत्र रहते हैं। जो हमारा अन्वेषी व्यक्ति होता है वो कैसा होता है? विश्लेषणात्मक होता है, जिज्ञासु होता है और स्वतंत्र होता है। पारंपरिक में क्या आता है? तो पारंपरिक में वो लोग आते हैं जो कि अनुरूप होते हैं, कुशल होते हैं और अनगम्य होते हैं। अनगम मतलब अनफ्लेक्सिबल होते हैं, इनफ्लेक्सिबल। तो हमारे यथार्थवादी कैसे इंसान होते हैं? यथार्थवादी वो होते हैं जो कि शर्मीले होते हैं, व्यवहारिक होते हैं और स्थिर रहते हैं, वो होते हैं यथार्थवादी। कलात्मक व्यक्ति क्या होता है? हमेशा काल्पनिक मतलब कल्पना करता है, कल्पनाशील होता है, आशावादी होता है और भावनात्मक होता है। अन्वेषी क्या होते हैं? हमेशा विश्लेषणात्मक होते हैं, जिज्ञासु होते हैं और स्वतंत्र होते हैं। पारंपरिक लोग क्या होते हैं? अनुरूप होते हैं, कुशल होते हैं और अनम्य होते हैं। अनम्य मतलब इनफ्लेक्सिबल होते हैं। एक व्यापार में संरचना की लाभप्रद के मापन में एक कौन सा है? तो व्यापार के संचालन की लाभप्रद के मापन के लिए एक जिम्मेदार होती है, तो ये है हमारे आंतरिक प्रतिफल दर। आंतरिक प्रतिफल दर हमारे किसी भी संचालन की लाभ कितना हो रहा है उसका मापन करता है। उन प्रोत्साहन की विधियों में से किसमें कर्मचारियों को कंपनी के लाभ का एक हिस्सा प्राप्त होता है जिसकी सामान्य रूप से स्थानीय लाभ की 1% के रूप में गणना होती है? तो इन प्रोत्साहन की विधि में से किसमें कर्मचारियों को कंपनी के लाभ का एक हिस्सा प्राप्त होता है जिनकी सामान्य रूप से स्थानीय लाभ के 1% के रूप में गणना होती है? तो ये होती है हमारी लाभ सहभाजन। कर्मचारी की कंपनी के लाभ का एक हिस्सा प्राप्त होता है उनको, और उसके साथ ही जो स्थानीय लाभ होता है उसमें भी उनके प्रतिशत की गणना की जाती है, तो लाभ सहभाजन कहलाता है। बही खाते में जनरल से खाते में डेबिट और क्रेडिट मदों को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बही खाते में हम जनरल से खाते से क्या कर रहे हैं? डेबिट और क्रेडिट मदों का स्थानांतरित कर रहे हैं। इसको क्या कहा जाता है? पोस्टिंग कहा जाता है या फिर प्रविष्टि कहा जाता है। डैश मतलब डेबिट जो कि आता है और क्रेडिट जो कि चला जाता है, किस नियम का है? तो डेबिट जो कि आता है और जो क्रेडिट है वो चला जाता है, ये आता है हमारा संपत्ति लेखा में। किस में आता है? रियल अकाउंट में आता है। चलिए हम इनको फिर से देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था? हमारी TQM क्या होता है? तो TQM का फुल फॉर्म होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तुलन पत्र में किसका विवरण होता है? तो तुलन पत्र में परिसंपत्ति, देनदारियों का, पूंजी स्रोत का और पूंजी का जो विनियोग है उनका विवरण होता है। कौन सा विकल्प है जो कि मतलब श्रम विभाजन का से संबंधित है और कर्मचारियों के कौशल और कार्य कुशलता को बढ़ाता है? तो ये है हमारा कार्य विश्लेषणात्मकता। क्या बताती है कि कार्य को बहुत अच्छे से करना है। स्पेशलाइजेशन मतलब जो जिसमें स्पेशल है उसके लिए वो काम देना, तो उसके श्रम विभाजन करता है और जो कर्मचारी हैं उनके कुशल और कार्य कुशलता को बढ़ाता है। एक अच्छा विपणन योजना है जो कि दूरदर्शिता और दिशा प्रदान करती है। क्या करती है? जो अच्छी विपणन योजना हमेशा दूरदर्शिता और दिशा प्रदान करती है। निम्नलिखित में कौन सा अनुकार तकनीकी का प्रकार है? वास्तविक कार्य स्थिति को प्रेरित करता है और प्रशिक्षकों द्वारा प्रयुक्त उपकरणों और कार्य में उपयोग लाए जाने वाले उपकरण के समान होता है, जो प्रशिक्षण देने के लिए काम करता है। तो ये है हमारा वेस्टिब्यूअल प्रशिक्षण कहा जाता है। अगर एक उत्पाद का लाभ मार्जिन कम होता है और उसकी बिक्री राजस्व बढ़ जाता है तो इसमें जो उत्पाद की मांग होती है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है मूल्य प्रत्यास्था।
क्या कहलाती है? मूल प्रत्याशा कहलाती है। किसी भी संगठन में जिम्मेदारियों का एक अदृश्य माना जाता है जो प्रबंधक के उच्च स्तर से नीचे धीरे धीरे से विस्तृत होता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है चेन ऑफ कमांड या फिर समादेश का श्रृंखला। निम्नलिखित में से क्या लोगों की सामाजिक व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है जो लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संचालित और सफल हुए हैं? तो हमेशा एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन सामाजिक व्यवस्था है जो कि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समुचित फल प्राप्त किए हैं। डैश पूंजी के लिए विभिन्न स्रोतों का संयोजन होता है। तो हमारे पूंजी का संयोजन क्या होता है? पूंजी की संरचना क्या होती है? पूंजी की संरचना डाटा का एक संग्रहण जिससे अलग अलग लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है और डिजाइन किया जाता है, क्या कहलाता है? तो ये से कहा जाता है डाटाबेस। SWOT एक संगठन में होना चाहिए और संगठन का आकलन करती है। तो किसका आकलन करती है? S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर उसकी वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटी और T फॉर थ्रेट्स। एक सीमित समूह आमतौर पर एक छोटा सा बाजार होता है और यह अच्छी तरह से सेवारत नहीं है, तो ये कौन सा होता है? आला बाजार होता है। उपभोक्ता के द्वारा निर्माता से एक वस्तु लाने में सम्मिलित विपणन संगठन के किस क्रम को वे निर्दिष्ट करती है? तो उपभोक्ता से सीधे निर्माता से वस्तु लाना क्या कहलाता है? यह विपणन सारणी के अंतर्गत ही बता रहा है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहले हम सही सही देख लेते हैं। जो बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं? एक नियत आय सुरक्षा होती है। बॉन्ड यह धारक को एक निश्चित राशि देने का वादा करती है और यह एक क्या होती है? परिपक्व अवधि होती है, मतलब इतनी अवधि तक दिया जाएगा। लेकिन कौन सा सही नहीं होता? जब कंपनी ग्रसित हो जाती है तो जो बॉन्ड धारक होते हैं उनको ब्याज का भुगतान करना अनिवार्य होता है। तो ये नहीं होता, ये गलत है, बल्कि होता है, उनको ब्याज देना पड़ेगा। क्षमता मानक क्या है? तो क्षमता मतलब क्या होती है? अपने एक ऐसा प्रकार होता है जिसमें लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उत्पादक और संसाधनों का इस्तेमाल किया जाता है। उत्पाद मतलब लक्ष्य है, उसमें उत्पादकता और संसाधनों का इस्तेमाल किया जाता है, क्या कहलाती है? क्षमता मानक कहलाती है। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि व्यक्तिगत और संगठनात्मक व्यवस्थाओं के संतुलन के लक्ष्यों के साथ मानव संसाधनों की नीतियां और कार्य प्रणाली का संलेखन होना चाहिए? ये कहा जाता है मानव संसाधन दृष्टिकोण में कि जितने संसाधन हैं, व्यक्तिगत मतलब जो पर्सनल और जो सोशल है ना, और प्रैक्टिस में है, संगठन में, ऑर्गेनाइजेशन में आवश्यक संतुलन होना चाहिए, जो क्या है? मानव संसाधन और उनकी नीतियां और जो कार्य प्रणालियां हैं उनका संलेखन होना चाहिए। तो ये है मानव संसाधन दृष्टिकोण में। एक संगठन के प्रमुख कार्यों में से एक स्पष्ट दूरदर्शिता को अभिव्यक्त करता है, संगठन के सदस्यों को सक्षम और ऊर्जामयी बनाता है ताकि लोग लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी भूमिका को समझ सकें। क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है नेतृत्व। उनको इतना मतलब उनको अच्छे से नेतृत्व करना कि वो अपने लक्ष्यों के लिए कार्यशील रहें। एक व्यापार के लिए निधि किसके माध्यम से बढ़ाया जा सकता है? तो हमारे एक व्यापार में यदि हमें निधि बढ़ानी है तो हम क्या कर सकते हैं? इक्विटी और ऋण दोनों से बढ़ती है, तो ऋण और इक्विटी दोनों से बढ़ती है। नीचे दिए गए व्यक्ति मतलब व्यक्तित्व और उनका व्यवहार कैसा है? तो यदि कोई यथार्थवादी है तो वो हमेशा कैसा होगा? शाय होगा। यथार्थवादी है ना, मतलब रियलिस्टिक, रियल में रहता है, शर्मीला, व्यवहारिक और स्थिर रहता है। जो क्रियात्मक होता है वो हमेशा कल्पनाशील, आशावादी और भावनात्मक होता है। और अन्वेषी मतलब हमेशा इन्वेस्टिगेशन करते रहते हैं, तो वो विश्लेषणात्मक होते हैं, मतलब एनालिटिकल होते हैं, क्यूरियस होते हैं और स्वतंत्र होते हैं, मतलब हमेशा जिज्ञासु स्वतंत्र रहते हैं। पारंपरिक होते हैं, अनुरूप होते हैं, कुशल होते हैं और अनम्य होते हैं। एक व्यवहार के संचालन की लाभप्रद का मापन क्या हो सकता है? यदि हमें किसी भी व्यापार के संचालन को करना है तो संचालन की जो लाभप्रद होगी वो क्या होगी? तो उनकी आंतरिक प्रतिफल दर उसकी लाभप्रद होती है। निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा कर्मचारी को कंपनी के लाभ का एक हिस्सा प्राप्त होता है और उनकी सामान्य रूप में स्थानीय लाभ में उनका प्रतिशत की गणना की जाती है? तो ये उनके लाभ के प्रतिशत की गणना किसमें की जाती है? लाभ सह भाजन में की जाती है। बही खाते में जनरल के खाते से डेबिट और क्रेडिट को मदों का स्थानांतरण करना क्या कहलाता है? तो बही में हम किससे कर रहे हैं? जनरल से कर रहे हैं। क्रेडिट और डेबिट का स्थानांतरण इसको कहा जाता है प्रविष्टि या फिर पोस्टिंग। डेबिट जो कि आता है, क्रेडिट जो कि जाता है, किस नियम पर चलता है? तो हमारा जो डेबिट आया है, क्रेडिट जो कि चला गया है, यह हमारा बताता है संपत्ति लेखा में। क्या बताता है? संपत्ति लेखा बताता है। वह प्रबंधन
क्या है जो कि प्राप्त किए गए लक्ष्यों को निर्धारित करता है और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने से पहले उसे सुनिश्चित करता है। तो ये कौन सा होता है? ये होता है प्लानिंग। क्या होता है? नियोजन। यह एक ऐसा प्रबंधन का कार्य होता है जो कि प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों को निर्धारित करता है। मतलब हमने पहले से गोल बना लिया, उनको प्राप्त करने के लिए कार्यवाही करता है, मतलब क्या क्या कार्य करना है और उन्हें पहले से सुनिश्चित करता है। तो ये होती है प्लानिंग। वह धनराशि जो कि लाभ से नियमित रूप से कंपनी के शेयर धारकों को नगद या शेयर के रूप में भुगतान की जाती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे लाभांश कहा जाता है। मतलब वह धनराशि जिसको लाभ से नियमित रूप से, मतलब लाभ है उसको नियमित रूप से कंपनी के शेयर धारकों को नगद या शेयर के रूप में भुगतान की जाती है, उसे क्या कहा जाता है? लाभांश कहा जाता है। इसके साथ हमारा ये वाला सेशन होता है कंप्लीट गाइस। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।